एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाइट ही योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। सीरियल सॉल्यूशन इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा गया है मोटे अनाज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिलेट्स को कैसे दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है एक सुपीरियर अनाज के तौर पे, और इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस क्या होंगे हम सभी के लिए। चलिए शुरू करेंगे अपने क्विज के साथ में। आर्टिकल को पढ़ो, साथ साथ में कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब, हर चीज़ को साथ में लेके चलना है। ट्रांसलेशन में नहीं खो जाना है ना, सारा ओवरऑल जो है इंग्लिश को अपने को कवर करना है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे इस क्विज में। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ क्विज के। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी सीरियल सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन का मतलब आप जानते हैं किसी चीज़ का हल, किसी चीज़ का समाधान। और सीरियल का मतलब होता है जी अनाज, फूड ग्रेन्स, किसी भी प्लांट का एडिबल पार्ट, वो वाला हिस्सा जो आप खा सकते हैं। कह रहे जी हमें अनाज का सॉल्यूशन अब लेकर के आना है। अनाज की कमी नहीं है दुनिया में, अनाज खूब है। सॉल्यूशन ये लाना है कि ऐसा अनाज अडॉप्ट करें जिससे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कम हो। आ गई बात समझ में? चलिए, अब ये सीरियल नाम के वर्ड को देखना। सीरियल को मैंने आपको मीनिंग बताया अनाज। देखिए, अनाज को आप फूड ग्रेन भी बोल सकते हैं। फूड ग्रेन तो बोलने चलने की भाषा में हो गया। सीरियल जो है थोड़ा सा एकेडमिक या लिखने की भाषा में हो गया, है ना, फॉर्मल भाषा में हो गया। तो सीरियल और फूड ग्रेन एक ही बात है, ऐसा समझ लो। अब ये जो फूड ग्रेन या सीरियल है, अनाज है, इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, स्टेपल्स, है ना। जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा खाते हो दिन भर में, वो आपकी स्टेपल्स बन जाती हैं। और ज़्यादातर दुनिया जो है दिन भर में मुख्यतः अनाज को ही खाती है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अनाज नहीं खाते हैं, जो चिकन खाते हैं, जो राइस खाते हैं, राइस भी अनाज ही है, या जो एग्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। तो ज़्यादातर दुनिया अनाज पे जिंदा है, इसलिए अनाज को स्टेपल्स जो है बोला जाता है। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी डाइटरी शिफ्ट्स आर स्लो प्रोसेसेस एंड इंडिया मस्ट लेट ऑल ग्रेन्स ग्रो। कह रहा है डाइटरी जो शिफ्ट्स हैं, अब ये क्या होते हैं भाई। देखिए, शिफ्ट का मतलब है जी बदलाव, डाइटरी का मतलब है जो आपकी डाइट में हो। कह रहा है आपकी डाइट में जो बदलाव होता है, आज कुछ और खा रहे हो, फिर धीरे धीरे कुछ और खाने लगे। कह रहा है ये सब स्लो प्रोसेसेस हैं, ये ऐसा नहीं है रातों रात हो जाएंगी, आपको वक्त लगेगा बदलने में। और इंडिया जो है ना, उसको इस काम को नहीं होने देना है। इंडिया मस्ट लेट, है ना, इस काम को होने देना है। और किस काम को? कि सभी ग्रेन्स जो हैं, सभी अनाज जो हैं वो ग्रो करें, वो आगे बढ़े। आगे बात समझ में? डाइटरी शिफ्ट नहीं ला सकते हो आप रातों रात। लोगों को ऐसा मत बोलो कि मोटा अनाज खाएं, मोटा अनाज खाएं। रातों रात लोग मोटा अनाज नहीं खाएंगे, धीरे धीरे जो है मोटे अनाज पे आ सकते हैं। इसलिए इंडिया को मोटे अनाज के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सारे तरह के अनाज को, हर तरह के ग्रेन को ग्रो होने देना है। ये लिखा हुआ है इस टाइटल का मीनिंग। चलिए, शिफ्ट्स की वर्ब है आर, इंडिया की वर्ब है मस्ट लेट। आज देख रहे हो मेरे हाथ में डिजिटल पेन नहीं है। एक पेन होता ना मेरे पास, जिससे मैं कुछ लिखता रहता हूँ। एक्चुअली वो पेन रह गया घर पे, और मैं आ गया हूँ बाहर ऑडिट पे, है ना, आउट ऑफ सिटी। तो आज वापस निकल जाऊंगा मैं, कल से पेन अपने पास होगा। आज बिना पेन के थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आज माउस के कर्सर से काम चलाएंगे। चलो, अब एक सवाल है आप सभी से। यहाँ पे ग्रो क्यों लिखा हुआ है? लेट ऑल ग्रेन्स टू ग्रो लिख देता तो, ग्रोइंग लिख देता तो, ग्रोन लिख देता तो। ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि मुझे यहाँ पे ग्रो लिखना पड़ा, और सेंटेंस को ऐसे ही मैं सही बना पाऊंगा? क्या बता सकते हो मुझे? चलो, जिनको आता है कमेंट्स में बताना। अब ये रूल देख लो फटाफट से। ये क्या रूल नहीं है, ये सिस्टम है इंग्लिश का, है ना, सिंटेक्स है। इंग्लिश में दो वर्ब्स हैं, अलाउ और परमिट। दोनों का मतलब होता है इजाज़त देना किसी काम को करने की। और वैसे ही तीसरी एक वर्ब है लेट, इसका मतलब भी होता है इजाज़त देना, अलाउ करना। लेकिन ये दोनों वर्ब्स और ये जो लेट है अलग तरीके से चलती हैं, मीनिंग इनका सेम है। क्या तरीका अलग है भाई? अलाउ और परमिट जो है, जिस काम की इजाज़त आप देते हो उस काम को लिखती हैं टू इन्फिनेटिव में। टू प्ले, टू सिंग, टू ईट, है ना। अलाउ मी टू सिंग, परमिट मी टू ईट। लेकिन जो लेट है ना, ये जिस काम की परमिशन आपको देगा, वो देगा वर्ब की बेस फॉर्म में। चलो, मैं आपको सेंटेंस के जरिए समझाता हूँ, तब आप समझ पाओगे प्रैक्टिकली। एन एंग्री मॉब ऑफ विलेजर्स डिड नॉट अलाउ या परमिट द मिनिस्टर्स टू एंटर द विलेज। एक एंग्री मॉब ने, एक गुस्सैल भीड़ ने गांव वालों की, विलेजर्स की, अलाउ नहीं किया, परमिट नहीं किया, इजाज़त नहीं दिया मिनिस्टर को कि वो एंटर करे विलेज में, गांव के अंदर घुसे।
यहाँ पे आपने अलाउ और परमिट के साथ में टू एंटर लिखा हुआ है। देखो इनका स्ट्रक्चर यही होगा, अलाउ लिखोगे या परमिट लिखोगे, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। फिर जिसको अलाउ करोगे उसको लिखोगे, उस नाउन को लिखोगे, और फिर जिस काम के लिए अलाउ करोगे उस वर्ब को लिखोगे, टू प्लस में वर्ब का इन्फिनेटिव। ठीक है, तो अलाउ द मिनिस्टर टू एंटर, अलाउ मी टू गो, अलाउ अस टू स्लीप। लेकिन अब लेट लगा रहा हूं मैं, सेंटेंस वैसा का ही वैसा बना हुआ है। द मॉब डिड नॉट लेट द मिनिस्टर्स टू एंटर द विलेज। अब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? अरे भाई लेट लग गया ना, लेट लग गया है तो टू एंटर नहीं लगेगा, लेट के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो लेट द मिनिस्टर एंटर द विलेज। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? क्रिस्टल क्लियर है? डालो कमेंट्स में लिख के बताओ सर समझ में आ गया है ना। चलो अब इस पे एक थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं आगे। ये जो लेट वर्ब है ना, इसकी V1 V2 V3 सेम होती है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम और है। इसकी ये प्रॉब्लम है कि इसको पैसिव में नहीं लिखा जा सकता। बात आई समझ में? पैसिव में लेट वर्ब को लिखना पॉसिबल नहीं है। तो अगर फर्स्ट सेंटेंस का मैं पैसिव बनाऊंगा तो मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा, ही या द मिनिस्टर, या लिख दो द मिनिस्टर वॉज नॉट अलाउड या परमिटेड टू एंटर द विलेज। आगे बाय लगा के आप लिख सकते हो, बाय एन एंग्री मॉब, है ना, बाय एन एंग्री मॉब। मिनिस्टर को अलाउ या परमिट नहीं किया गया गांव में घुसने के लिए, तो यहाँ पे टू एंटर लगेगा। अलाउड परमिट को आपने पैसिव में यूज कर लिया है बी फैमिली की वर्ब वॉज के बाद। इतना तो समझ गए। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को पैसिव में बनाना चाहूं तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ ना, द मिनिस्टर वॉज नॉट लेट, फिर आगे टू एंटर लिखूं या एंटर लिखूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, लेट को कभी भी पैसिव में नहीं बदलेंगे, और जब भी बदलना होगा इसको अलाउ या परमिट में चेंज कर देंगे। ठीक है, इस वर्ब को अलाउ या परमिट में चेंज कर दो। पैसिव ऑफ दिस वर्ब इज नॉट पॉसिबल। चलो आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे। ऐसे ही ग्रामर जो है रूल्स आएंगे, लॉजिक के साथ समझाता जाऊंगा, और वोकैब सारी देख लोगे तो इसको स्मूथली पढ़ पाओगे। और उसी के साथ में एग्जाम्स की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करता हूँ, आपको रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com। आपको पता है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, और अभी इस पर नवरात्रि की लोवेस्ट प्राइस एवर सेल एक्टिवेट हो चुकी है। 1 ईयर पास आपको 224 रुपये में मिल रहा है। फ़ायदा ले सकते हैं इस सेल का। 21 से 23 मार्च के बीच 3 दिन ये सेल रहने वाली है। तो 400 रुपये वाला पास जो जनरली आपको मिलता है वो मिल रहा है अभी 224 रुपये में। इस पास में 650 एग्जाम्स के 70,000 मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। एसएससी, बैंकिंग, सभी के लेटेस्ट पैटर्न के मॉक टेस्ट अपडेट हो चुके हैं, है ना। तो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही आप जो है मॉक टेस्ट देंगे। फ़ायदा लेने के लिए इस ऑफर का कमेंट सेक्शन में जाएं, फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा टेक्स्ट बुक का, आप क्लिक करेंगे आपको 1 ईयर पास दिखाएगा 249 का। अब ये प्राइस फाइनल नहीं है, इस पे कोड लगा लेना YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करेंगे ना, आपका प्राइस घट के हो जाएगा कितना, 2224, है ना, 224 रुपये की ज़रूरत है। दिस इज़ राइट टाइम टू बाय द पास। कोड लगाना ना भूलें, YT10। चलिए अपनी वोकैब शीट है, आज शुरू करना है हमें कॉर्नर स्टोन से, और कहाँ तक जाना है, अनपैरेलल्ड तक। कॉर्नर स्टोन क्या होता है भाई, थोड़ा जूम इन कर लो, आराम से देख लो इसको। वो वाला स्टोन, वो वाला पत्थर जो घर के कॉर्नर में है। अब घर के कॉर्नर देखो आप अपने कोई भी कमरे में जिसमें बैठे हो, तो 4 दीवारों के कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर्स के नीचे जो स्टोन रखा हुआ है ना, उसी के ऊपर चारों दीवारें टिकी हुई हैं, और वही घर की नींव है, घर को टिकाए हुए है। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है किसी चीज़ की फाउंडेशन, किसी चीज़ की नींव। आगे बात समझ में? वो वाले स्टोन जो कॉर्नर में रखे हैं, जिसके ऊपर पूरी इमारत टिकी होती है, कॉर्नर स्टोन कहलाते हैं। हार्डवर्क इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ सक्सेस। मेहनत ही सफलता की नींव है। अब कॉर्नर स्टोन को, फाउंडेशन को आप मेन स्टे, लिंचपिन, बेडरॉक, इन सभी वर्ड से बता सकते हैं। एक और वर्ड भी है की स्टोन, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, छोड़ दिया शायद, की स्टोन। तो आज ये कॉर्नर स्टोन नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अब रट्टा नहीं मारना है इसको ब्रेक करके बता दिए, जिंदगी भर ऐसे ही याद रखना है, वो वाला स्टोन जो कॉर्नर में रखा हुआ है। अगला वर्ड है जी प्रोन। प्रोन का मतलब होता है डिफेंसलेस, किसी चीज़ के सामने मजबूर। जैसे आप बरसात में हैं और आपके पास छाता नहीं है, तो अब आप बरसात में भीगने के लिए प्रोन है। बात आ गई समझ में? कुछ कर सकते हैं क्या आप? भाई बरसात आ रही है, छाता नहीं है, तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? तो मजबूर है ना, अब तो भीगना ही होगा। तो आप भीगने के लिए प्रोन है बरसात में। जैसे कोई भी एग्जांपल बना लो, है ना, बहुत गर्मी है, आपके पास फ़ैन नहीं है, तो आप गर्मी के लिए प्रोन है। अब आपको स्वेटिंग होने ही वाली है, आप डिफेंसलेस हैं, तो ये वर्ड ऐसे ही यूज़ होगा। और प्रोन के बाद में जिस भी चीज़ के लिए डिफेंसलेस होंगे उसको लगा के बताना है। द पुअर एंड इलिटरेट आर प्रोन टू बीइंग इन्वॉल्व इन क्राइम।
गरीब और अनपढ़ जाहिल लोग जो हैं वो डिफेंसलेस होते हैं क्राइम में इन्वॉल्व होने के लिए। वो कैसे ना कैसे करके क्राइम की दुनिया में आ जाते हैं, जिसको पढ़ाई नहीं होती है, जिसको अकल नहीं होती है, जिसके पास पैसा नहीं होता। ससेप्टेबल या वल्नरेबल इसके सिनोनिम्स हैं, सभी के बाद में टू फिक्स्ड है। इस प्रेपोजिशन को नहीं भूलना है इन तीनों वर्ब्स के जो है एडजेक्टिव्स के बाद। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपना सरफेट, बहुत दिन बाद आया है। सरफेट का मतलब होता है किसी चीज़ की एक्सेस, किसी चीज़ का फालतू होना, ठीक है। इंडिया हैज़ अ सरफेट ऑफ चीप लेबर एंड अ डर्ट ऑफ स्किल्ड लेबर एंड जॉब्स। इंडिया के पास एक एक्सेस है जो है चीप लेबर का, सस्ते मजदूरों का, और एक डर्थ है, डर्थ का मतलब होता है कमी। सरफेट का बिल्कुल उल्टा होता है डर्थ यानी कमी, और कमी है स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड वर्कर्स की और जॉब्स की। तो जो समझ गए ना, कारीगर लोग होते हैं उनकी कमी है इंडिया में, लेकिन जो आपको मजदूर बहुत मिल जाएंगे, चीप लेबर खूब मिल जाएगा, सरफेट में है। अबेंडेंस, प्लेथरा, कॉपियसनेस और स्ल्यू चारों ही सिनोनिम्स होते हैं सरफेट के, किसी चीज़ के एक्सेस के। चलिए अगला वर्ड अपने पास एक्सटोल, नया वर्ड है आपके लिए। एक्सटोल का मतलब होता है किसी की प्रशंसा के पुल बांध देना, है ना, खूब जो है ना प्रेज करना, अपलोड करना, लॉर्ड करना, किसी को ग्लोरीफाई करना, ऑनर करना, एग्जॉल्ट करना। इलॉन मस्क इज ऑफन एक्सटोल्ड एज द इन्वेंटर ऑफ 21st सेंचुरी। इलॉन मस्क को अक्सर प्रशंसा करके 21वीं सदी का इन्वेंटर बताया जाता है, और ये बात सच भी है, ठीक है। इस पूरी सदी का सबसे महान इन्वेंटर को कह सकते हैं आप इलॉन मस्क को, इन्वेंशन करते हैं वो नई नई। तो एक्सटोल्ड होते हैं वो इस तरीके से, उनकी इस तरीके से प्रशंसा की जाती है। तो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा, आज पहली बार आपको करवा रहे हैं, नया वर्ड है। अगला वर्ड है वॉन्टन। ये वॉन्टन वर्ड आपने बहुत देखा होगा, और इसके दो मीनिंग्स होते हैं, फर्स्ट टाइम आज अपने आर्टिकल में कवर करेंगे। वॉन्टन का पहला मीनिंग होता है कैजुअल या अनप्रोवोक्ड। मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ। आप सड़क पे जा रहे हैं और आपके पास में एक डॉगी खड़ा है या बैठा है, आपने उसके ऐसे ही लात मार दी, ना तो उसने आपको प्रोवोक किया था, ना उसको लात मारने का आपको कोई जो है नीड थी, बस आपका मन किया और आपने लात मार दी। तो ये होता है वॉन्टन बिहेवियर, समझ पा रहे हैं। बस ऐसे ही मन मर्जी से कुछ भी कर देना, किसी ने कुछ नहीं कहा करने के लिए, कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस आया मन में कर दिया। हिंदी में इसको बोलते हैं मनचला। अब देखो मनचले का एक और मीनिंग भी होता है, कुछ लोग सेक्सुअल एक्सप्रेशंस में वॉन्टन होते हैं, समझ रहे हैं। मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा पार्टनर्स को चेंज करना, लस्टफुल होना, है ना, उस तरह के काम करने की जरूरत जो आपको ज़रूरत नहीं है, बार बार पार्टनर्स चेंज करने की, है ना, तो वो भी वॉन्टन बिहेवियर कहलाता है, लस्टफुल बिहेवियर, ठरकी बिहेवियर। रैश ड्राइवर्स आर केयरलेस ऑफ देयर ओन सेफ्टी एंड शो वॉन्टन डिसरिगार्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरीवन एल्स। रैश ड्राइवर्स जो हैं केयरलेस होते हैं अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, और अक्सर वो दिखाते हैं कैजुअल डिसरिगार्ड को, कैजुअल इग्नोरेंस को, सेफ्टी के लिए दूसरे लोगों की, वो उनको दूसरे लोगों की सेफ्टी के लिए डिसरिगार्ड होता है, बोले जिए जिए मरे मरे, मेरे हिसाब से जो मर्जी करे, मैं तो ऐसे ही गाड़ी चलाऊंगा पी करके। तो रैश ड्राइवर्स को इस तरीके से वॉन्टन से कनेक्ट करें। चलिए लास्ट वर्ड है इसका अनपैरेलल्ड। देखिए पैरेलल का मतलब है बराबर वाला, जो आपके साथ चले, जो आपके बिल्कुल समानांतर हो, साइमल्टेनियस हो। अनपैरेलल्ड वो चीज़ है जिसका कोई पैरेलल नहीं है, जिसका कोई सानी नहीं है, जो अनमैच्ड है ना। इसको अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, मैचलेस और अनइक्वल्ड भी बोलते हैं। ये प्रेसिडेंट वर्ड का मतलब ही होता है मिसाल। अनप्रेसिडेंटेड हर वो चीज़ है जिसकी कोई मिसाल नहीं है, जो अभूतपूर्व है, जो कभी हुआ ही नहीं पहले। हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट्स हैव यील्डेड अनपैरेलल्ड रिटर्न्स। ऐतिहासिक तौर पे स्टॉक मार्केट्स ने अनमैच्ड रिटर्न्स को यील्ड किया है, इतने प्रॉफिट्स दिए हैं जो अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है, जिनका कोई, समझ गए ना, मैच नहीं है। चलिए 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी देंगे आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये है कि मोटा अनाज जो है ना, मिलेट्स, जिसमें आप ज्वार, सोरगम, बाजरा, पर्ल मिलेट या बार्ली यानी रागी को रखते हैं। ये मोटे अनाज हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इनको उगाने के लिए पानी भी बहुत कम चाहिए, और ये ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए बहुत अच्छा टूल भी है। पानी कम लगेगा, अपने आप ही ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। और इसी वजह से पूरी दुनिया में अब एक कैंपेन चल रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 2023 इस साल को ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है घोषित कर दिया गया है, और इंडिया में भी इसको बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं पीएम मोदी और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। लेकिन हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि आप मोटे अनाज को प्रमोट करते करते एक चीज़ को मत भूल जाना। वो चीज़ ये है कि मोटे अनाज की आज भी अच्छी पैदावार करने के तरीके हमारे पास नहीं हैं, और इसी वजह से गेहूं और चावल को हम उगाते हैं, क्योंकि बहुत कम जगह पे बहुत सारी पैदावार हो जाती है, लोगों का पेट भर जाता है। तो मोटे अनाज को धीरे धीरे आपको डाइटरी शिफ्ट ला करके लोगों की डाइट में डालना होगा। रातों रात इसको लोगों की डाइट का पार्ट नहीं बनाया जा सकता। और अगर इसको आप बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे ना,
तो ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि आज भी मोटा अनाज उगाना बड़ा टेढ़ा काम है, जगह बहुत चाहिए होती है और पैदावार बहुत कम होती है। तो ये आर्टिकल लॉजिकल आर्टिकल है, लॉजिकल वे में एनालाइज कर रहा है मोटे अनाज को प्रमोट करने के फायदे और नुकसान। अब आर्टिकल पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, साइंटिफिक आर्टिकल है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। शुरू करें आर्टिकल को। चलो, आज की टोन होगी लॉजिकल या एनालाइजिंग। कह रहे जी, मिलेट्स अ फैमिली ऑफ कोर्स ग्रेन्स एंड पॉपुलर स्टेपल आर हैविंग एन अनप्रेसिडेंटेड मोमेंट इन द सन। कह रहे जो मिलेट्स हैं, जो मोटा अनाज है, जिसको हम सोरगम, बाजरा यानी पर्ल मिलेट या बार्ली या रागी से जानते हैं। कह रहे जो एक फैमिली है, एक परिवार है कोर्स ग्रेन्स का। कोर्स का मतलब होता है रफ, मोटा, ग्रेन्स मतलब अनाज। और कह रहे जो पॉपुलर स्टेपल भी है, बहुत ही ज़्यादा जो है लोकप्रिय है, अनाज भी है। स्टेपल मैंने आपको बताया था, सीरियल के लिए यूज़ करते हैं। कह रहे ये मिलेट्स है ना, ये हैव कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक अभूतपूर्व मोमेंट इन सन को। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है अभूतपूर्व, जो आज तक नहीं हुआ, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। और मोमेंट इन द सन को हैव करने का मतलब होता है आपका एक ऐसा फेज शुरू हो जाना जिसमें आपको बहुत सक्सेस या पॉपुलैरिटी मिले। आप सन के अंदर आ गए हैं, धूप में आ गए हैं, अब सब लोग आपको देख पा रहे हैं, आप चमक रहे हैं। तो हैव अ मोमेंट इन द सन मतलब चमक वाली फेज में आ जाना, सब लोग आपको जाने और आपको बहुत सक्सेस मिले। तो कह रहे हैं मिलेट्स को भी ना आजकल बहुत लोकप्रियता, बहुत सक्सेस, बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिल रही है। समझ में आ गया सेंटेंस? मिलेट्स आपका सब्जेक्ट है, आर हैविंग इसकी वर्ब है। हैव यहाँ पे एक्सपीरियंस करने की बात कर रहा है, अनुभव करने की बात कर रहा है। हैव का मतलब यहाँ पे कुछ रखना नहीं है, एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। हैव अ मोमेंट इन द सन, ये इडियम है, आप देख चुके हैं। अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी कोई मिसाल ना हो। अच्छा, और क्या हुआ? कह रहा है जी, पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स एक्सटोलिंग देम एज द डोर टू प्रोस्पेरिटी फॉर इंडियाज मार्जिनल फार्मर्स। कह रहे पीएम मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया, रिसेंटली लॉन्च किया एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को, अंतर्राष्ट्रीय सभा को, जो होने वाली है मोटे अनाज पे, मिलेट्स पे। अच्छा, ये कैसे किया भाई? मोदी जी ने सारा काम कैसे किया? एक्सटोल करते हुए, बड़ाई करते हुए, ग्लोरीफाई करते हुए इन मोटे अनाजों को, मिलेट्स को। और कैसे एक्सटोल करते हुए? डोर टू प्रोस्पेरिटी के तौर पे। डोर मतलब दरवाजा, प्रोस्पेरिटी का मतलब है संपन्नता, संपन्नता के द्वार के तौर पे। और किसके लिए? इंडिया के छोटे फार्मर्स के लिए, मार्जिनल फार्मर्स के लिए, जिनके पास 2 बीघा से छोटी जमीन है। अच्छा, आगे क्या हुआ? कह रहे द कॉर्नर स्टोन ऑफ न्यूट्रिशन एंड एज ए पोटेंशियल अलाई अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। दूसरा इन्होंने इसको एक्सटोल किया, मोदी साहब ने, कॉर्नर स्टोन के तौर पे, फाउंडेशन के तौर पे, न्यूट्रिशन की यानी पोषण की। और तीसरा, एक बहुत ही अच्छे दोस्त के तौर पे, अलाई के तौर पे, जो है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो ये हुआ इंडिया में, दुनिया भर में भी हो रहा है और इंडिया में भी। पीएम मोदी ने मिलेट्स को बहुत अच्छे से तवज्जो दी है और इनको एक्सटोल करके बताया है कि हमारे किसानों के लिए संपन्नता के दरवाजों को ये खोलेगा मिलेट्स, साथ ही साथ हमारे न्यूट्रिशन का कॉर्नरस्टोन बनेगा, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमारा अच्छा दोस्त बनेगा। मोदी जी की वर्ब है इनॉग्रेटेड। इनॉग्रेट करना, किसी चीज़ को लॉन्च करना, अनवेल करना, प्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस करना या पहली बार सबके सामने लाना। प्रोस्पेरिटी मतलब संपन्नता, आप जानते हैं। एक्सटोल करना, किसी को ग्लोरीफाई करना, बहुत बड़ाई करना। कॉर्नर स्टोन, ये वर्ड आप देख चुके हैं ऑलरेडी। क्या होता है भाई कॉर्नर स्टोन? वो वाला स्टोन जो घर के कॉर्नर में रखा है, यानी कि आपके घर की फाउंडेशन। चलिए और आगे बढ़ेंगे। कह रहे द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ डिक्लेयर्ड 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द बजट स्पीच इन फरवरी सिंगल देम आउट एज श्री अन्ना। कह रहे जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने भी डिक्लेयर कर दिया है साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे। और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, मिस सीतारमन, इन्होंने भी अपनी बजट की स्पीच में फरवरी के अंदर क्या किया? सिंगल आउट कर दिया इन मिलेट्स को, सबके सामने पॉइंट आउट किया। सिंगल आउट करना मतलब किसी सिंगल चीज़ की तरफ इशारा करना। तो मिलेट्स की तरफ एक इशारा किया, पॉइंट आउट किया। और कैसे? श्री अन्ना के तौर पे। अब ये श्री अन्ना क्या होता है भाई? रफली ट्रांसलेटेड एज द बेस्ट अमंग ग्रेन्स। कह रहे श्री अन्ना को अगर रफली ट्रांसलेट करो, मोटे तौर पे इसका अनुवाद करो, तो इसका मतलब निकलेगा सबसे अच्छा ग्रेन्स में, बेस्ट अमंग ग्रेन्स, सबसे अच्छा अनाज। और कह रहे ये सारा काम इन्होंने किया, एडिंग दैट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च इन हैदराबाद वुड बी सपोर्टेड
एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये सब बात जो है निर्मला सीतारमण जी ने ऐसे कही ऐड करते हुए इस चीज़ को कि भारत में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च है हैदराबाद में जो सिचुएटेड है, इसको सपोर्ट किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे। आगे बात समझ में, सेंटेंस लंबा है, चीज़ें कही हुई हैं, लेकिन सबको जोड़ के बताया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को घोषित कर दिया मिलेट्स वाला ईयर, और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोल दिया कि ये सबसे अच्छा अनाज है, और हैदराबाद में जो इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको खूब सारा फंड देंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ उसको सपोर्ट करेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है? किसी भी एरिया में गवर्नमेंट जो है किसी एक इंस्टीट्यूशन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का खिताब देती है, फिर वहाँ पे खूब सारे नए इक्विपमेंट आते हैं, बहुत सारे फंड्स आते हैं, नए साइंटिस्ट आते हैं, नई नई रिसर्च होती है, सारा फोकस उस एरिया का उस इंस्टीट्यूट के ऊपर डल जाता है ना। जैसे कोई इंस्टीट्यूट मिलेट्स के अंदर रिसर्च में है, कोई इंस्टीट्यूट जो है फूड ग्रेन्स पे है, दूसरी है ना अनाज बनाज पे, हर चीज़ के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपको एक इंस्टीट्यूट मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी मिलेट्स सच एज सोरगम, बाजरा एंड रागी आर स्ट्रॉन्गली लिंक्ड टू इंडियन डाइटरी ट्रेडिशंस। कह रहे जो मिलेट्स हैं जैसे कि सोरगम, इनके अंग्रेजी नाम मैंने लिख दिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। सोरगम का मतलब होता है ज्वार, बाजरे को बोलते हैं पर्ल मिलेट, और बार्ली का मतलब होता है रागी, है ना, बार्ली मतलब रागी। कह रहे जी जो मिलेट्स हैं सोरगम यानी कि ज्वार, बाजरा और रागी, ये मोटे तौर पे या स्ट्रांगली लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं भारत के डाइटरी ट्रेडिशन से, हमारे खान पान से। डाइटरी ट्रेडिशन मतलब खाने पीने का तरीका। कह रहे विच इज़ वाई द कंट्री हैज़ फॉर लॉन्ग बिन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। कह रहा है इसीलिए विच इज़ वाई, यही रीजन है जी, विच इज़ वाई हमारा जो देश है बहुत लंबे से रहा है, हैज़ फॉर लॉन्ग बिन, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मोटे अनाज का इन द वर्ल्ड। आगे बात समझ में, मिलेट्स की वर्ब है आर, विच की वर्ब है इस, कंट्री की वर्ब है हैज़ बिन। सोरगम आपको बता दिया मैंने, बाजरा रागी ये सब जानते हैं ना मोटे अनाज के हैं। हकीकत ये है कि दुनिया में मोटे अनाज कोई नहीं खाता, सिर्फ अफ्रीका और इंडिया में आपको मिलेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बाकी दुनिया मोटे अनाज से ऊपर उठ करके मतलब जो है वीट और जो है पैडी यानी चावल पे फोकस करती है। इसलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको मिलेट्स मिलेंगे, क्योंकि खाते ही हम हैं और कोई खाता ही नहीं है। कह रहा इट इज़ नो सरप्राइज दैट दिस सीरियल फैमिली इज पॉपुलर बिकॉज इट इज़ एनर्जी डेंस, can be grown with ease in arid soils, and relative to grains such as rice, wheat and maize is less susceptible to pest। कह रहे ये चीज़ कोई सरप्राइज नहीं है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है। किस बात की भाई? कि जो सीरियल फैमिली है, ये जो सोरगम बाजरा और रागी हैं, ये बड़े पॉपुलर हैं, बड़े लोकप्रिय हैं, बड़े फेमस हैं। और क्यों? क्योंकि ये फैमिली जो है ना एनर्जी डेंस है। मिलेट्स के अंदर आपको एनर्जी खूब मिलेगी, वीट और राइस से भी ज़्यादा एनर्जी जो है आपको मिलेट्स में मिलेगा। तो ये एनर्जी डेंस है, भरे हुए हैं एनर्जी से। दूसरा, इनको ग्रो किया जा सकता है, इनको उगाया जा सकता है, और कैसे? बड़ी आसानी के साथ में एरिड सॉइल्स में। एरिड का मतलब होता है सूखी, बंजर, बारन। आपको राजस्थान में भी मिलेट्स मिल जाएंगे एकदम जो है रेगिस्तान में। और तीसरा, रिलेटिव टू अगर देखा जाए, कंपैरिजन में देखा जाए ग्रेन्स के, जैसे कि राइस, जैसे कि वीट, जैसे कि मक्का, कह रहे जो मिलेट फैमिली की ग्रेन्स हैं ये लेस ससेप्टेबल हैं, ये कम मजबूर हैं पेस्ट के सामने, कीड़ों के सामने। आगे बात समझ में, इनमें पेस्ट नहीं लगते हैं, कीड़े कम लगते हैं, बहुत कम पानी के साथ में बंजर ज़मीन पे उग जाते हैं, और एनर्जी भी खूब है, तो और क्या चाहिए, इसीलिए पॉपुलर है। इट की वर्ब है इज, सीरियल फैमिली की वर्ब है इज, इट की वर्ब अगेन इज है, सीरियल फैमिली के लिए आया। अब इसकी 3 वर्ब्स हैं। इट इज़ एनर्जी डेंस, इट कैन बी ग्रोन विद ईज, एंड इट इज़ लेस ससेप्टेबल। ससेप्टेबल, प्रोन, वनरेबल, तीनों के बाद में टू लगेगा जिस भी चीज़ के सामने आप ससेप्टेबल या डिफेंसलेस होते हैं। एरिड का मतलब होता है बारन या सूखा, है ना, ऐसी लैंड, ऐसी सॉइल जिसमें पानी ना हो, जिसमें कुछ उगाने की क्षमता ना हो। कह रहे वाई सच अ सुपर फूड गॉट साइडलाइंड बाय द ग्रीन रिवोल्यूशन 1960s इन फेवर ऑफ राइस एंड व्हीट हैज़ लिटिल टू डू विद न्यूट्रिशन एंड मोर विद द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ राइस एंड व्हीट। अब कह रहा है जी क्यों ऐसा एक सुपर फूड, मिलेट फैमिली के फूड जो है सुपर फूड है। कह रहा है ये साइड लाइन हो गया। साइड लाइन होना मतलब साइड की लाइन में जाना, मेन लाइन से हट जाना, यानी कि इग्नोर या डिसरिगार्ड हो जाना। कह रहे क्यों ऐसा सुपर फूड जो है धीरे धीरे इग्नोर हो गया, डिसरिगार्ड हो गया भारत की हरित क्रांति के द्वारा 1960 के दशक में। और किसके फेवर में? राइस और व्हीट के फेवर में। सारी क्रांति जो है चावल और गेहूं पे हो गई। कह रहे क्यों ऐसा हुआ, ये इस चीज़ का कारण क्या है? कह रहे इस चीज़ का जो है ना हैज़ लिटिल टू डू,
इसका बहुत कम लिटल टू डू है। लिटल टू डू का मतलब है ना के बराबर कनेक्शन। इसका ना के बराबर ही कनेक्शन है न्यूट्रिशन के साथ में, और ज़्यादा है मोर डेवलपमेंट के साथ में, विकास के साथ में, अच्छी पैदावार वाले हाई यील्डिंग वाली वैरायटीज़ के राइस और व्हीट के। तो राइस और व्हीट के हमने हाइब्रिड खोज निकाले, पैदावार अच्छी होने लगी, इसलिए राइस और व्हीट को हम हरित क्रांति में आगे रखा, मिलेट्स को हमने पीछे रखा। अब करें जी दैट प्रोड्यूस ट्वाइस और थ्राइस पर एकड़। ये वही वैरायटीज़ हैं जो प्रोड्यूस कर देती हैं 2 या 3 गुना हर एकड़ के ऊपर। आगे बात समझ में। अब आपसे क्वेश्चन बनाया जाए आरसी का कि हरित क्रांति में मिलेट्स को हमने क्यों छोड़ दिया, तो इसका रीज़न कुछ और नहीं है। इसका रीज़न सिंपल सा है कि इसके हमारे पास अच्छे बीज आज तक नहीं आए हैं। राइस और व्हीट को हम इतने अच्छे तरीके से उगा सकते हैं कि दुगनी या तिगनी पैदावार भी हो सकती है उसी जगह में, लेकिन मिलेट्स के साथ में आज तक ऐसा नहीं कर पाए। सुपर फूड की वर्ब है गॉड साइलेंट। इस पूरे फ्रेज की वर्ब है हैज़। वाई से शुरू होने वाला, वर्ड से शुरू होने वाला, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे फ्रेजेस अपनी खुद की वर्ब लेते हैं और इनकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो हैज़ लिखा है हमने, हैव नहीं लिखा। समझ पा रहे हो ना? ये क्लोज है, और जब भी कोई क्लोज नाउन क्लोज बन के आएगा अपनी वर्ब हमेशा सिंगुलर रखेगा। ये वैरायटीज़ की वर्ब है दैट, वैरायटीज़ के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है प्रोड्यूस्ड। वही वैरायटीज़ जो प्रोड्यूस करती हैं दुगना तिगना हर जगह। यील्डिंग का मतलब होता है पैदावार। चलो और आगे बढ़े। कह रहा जी कपल विद guaranteed procurement by the government, the rice wheat combination enable India to be food secure even in droughts and climate blights। कह रहे जी जुगलबंदी में कपल विड होके, किसके साथ में भाई? गारंटीड प्रोक्योरमेंट के साथ में, गारंटी के साथ में, खरीद के साथ में, और किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। कह रहे जी सरकार से खरीद की गारंटी जो मिली, इस गारंटी की जुगलबंदी के साथ में राइस और व्हीट का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसने इनेबल कर दिया भारत को कि हम फूड सिक्योर हो जाएं, यहाँ तक कि ड्रॉट्स यानी सूखे में और क्लाइमेट ब्लाइट्स में। ब्लाइट का मतलब होता है बीमारी, क्लाइमेट ब्लाइट्स मतलब क्लाइमेट की वजह से होने वाली पौधों में बीमारियाँ। आगे बात समझ में। सरकार आज भी एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है गेहूं पे खास करके। इसी वजह से गेहूं को उगाया जाता है और इसी वजह से गेहूं इतना उग रहा है कि दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से आज हम गेहूं और राइस को सबसे आगे लेके चलते हैं। कॉम्बिनेशन की वो बाई इनेबल्ड। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदी। ब्लाइट का मतलब होता है डिसीज, अ प्लांट डिसीज जो किसी कीड़े या क्लाइमेट की वजह से हो। अब इस वर्ड पे नज़र डालेंगे ड्रॉट पे। ड्रॉट एक वर्ड है, ड्रॉट एक वर्ड है फेमाइन। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, लैक ऑफ रेन, और फेमाइन का मतलब होता है अकाल, लैक ऑफ फूड। अच्छे अच्छे राइटर्स इन दोनों वर्ड्स में आपस में कन्फ्यूजन कर देते हैं। सूखे के लिए फेमाइन लगा देंगे, अकाल के लिए ड्रॉट लगा देंगे। हालांकि दोनों कनेक्टेड हैं लेकिन अपना अपना मीनिंग रखते हैं, है ना। सूखे की वजह से अकाल आएगा, ड्रॉट की वजह से फेमाइन आएगा। याद रहेगा ये वर्ड, दोनों का डिफरेंस। बढ़े आगे। कह रहा है जी हाउ एवर दिस फूड सिक्योरिटी केम एट अ कॉस्ट सच एज द वांटन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। कह रहा है हालांकि जो फूड सिक्योरिटी आई है, अच्छा फूड हम अनाज उगा लेते हैं, ये कीमत पे आई है। अच्छा कीमत क्या है? जैसे कि सच एज जो वांटन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो खनन हो रहा है, दोहन हो रहा है बिना मतलब का, वांटन कैजुअल, और किसका? जमीनी पानी का, ग्राउंड वाटर का। और क्या हो रहा है? अ सल्फेट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, पेस्टिसाइड यूज़ का बहुत सल्फेट हो रहा है, बहुत अबेंडेंस या बहुत एक्सेस हो रहा है। और तीसरा एन ऑसिफाइड सिस्टम ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट दैट ओवर द ईयर्स इज डिक्रीजिंगली रेम्यूनरेटिव फॉर द एवरेज फार्मर। और एक ऐसा सिस्टम इसका जो है कोस्ट है, जो है ऑसिफाइड। ऑसिफाइड का मतलब होता है बाबा आदम के ज़माने का आर्केन, हैबिचुअल या रिजिड, जो बदलने को तैयार नहीं है, बहुत पुराना हो गया है, एज ओल्ड है, ऑसिफाइड है। कह रहे एक बाबा आदम का सिस्टम पैदा हो गया है जो ग्रेन प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट का है, अनाज की पैदावार का और खरीदी का है। कह रहे जो पिछले कई सालों में इस डिक्रीजिंगली रेम्यूनरेटिव, लगातार घटते हुए तौर पे रेम्यूनरेटिव है, रिवॉर्डिंग है, फायदे वाला है एवरेज फार्मर के लिए। आई बात समझ में। तो ये कॉस्ट हमने बेयर की है गेहूं को ज़्यादा उगाने की। हमने सारा पानी ख़त्म कर दिया, वांटन एक्सप्लॉयटेशन किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है बहुत बढ़ा दिया, और बाबा आदम का एक सिस्टम बना करके बैठ गए हैं गेहूं को उगाने का, जिसकी वजह से किसान को हर साल मुनाफा कम होता जा रहा है। ये सिस्टम चेंज नहीं हो रहा। सिक्योरिटी की वो है केम, हमेशा लिखें एट अ कॉस्ट, ऑन अ कॉस्ट नाम का कोई फ्रेज नहीं है ना। एट अ कॉस्ट ना कि ऑन अ कॉस्ट। सरफेट का मतलब है एक्सेस, ये वर्ड आप देख चुके हैं। वांटन का मतलब होता है जी मन चला, कैजुअल या अनप्रोवोक्ड। ऑसिफाइड का मतलब आपको बता दिया, बहुत ही पुराना, जो ऑसिफाइड हो चुका है। फॉसिफाइड, इसको फॉसिलाइज भी बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल आप जानते हैं ना भाई, फॉसिल्स बन जाते हैं, फिर वो ज़मीन में दब जाते हैं, फिर वो
समझ गए ना, हज़ारों लाखों सालों में फॉसिल फ्यूल बनते हैं, तो वहीं से ऑसिफाइड और फॉसिलाइज्ड वर्ड हमने बनाए हुए हैं, बहुत पुरानी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। रेम्यूनरेटिव मतलब रिवॉर्डिंग, जिससे रेम्यूनरेशन या रिवॉर्ड निकले, है ना, बेनिफिटिंग बोलते हैं रेम्यूनरेटिव को। कह रहे जी विद एवरेज ग्लोबल इनकम्स हैविंग रीजन सिंस द 1960s एंड विद राइजिंग डिमांड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंडिया इज लुकिंग टू मार्केट मिलेट एज अ ग्लोबल पनीशिया। कह रहे जी दो चीज़ों के साथ में, पहली चीज़ है विद, साथ में ग्लोबल एवरेज इनकम के बढ़ जाने के साथ ही, राइज हो जाने के साथ ही, जब से 1960 बीते हैं, और दूसरा राइज करते हुए डिमांड के साथ ही जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, ऐसा एग्रीकल्चर, ऐसी खेती जो टिकाऊ है, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है। कह रहे जी इन दोनों चीज़ों के साथ ही ना इंडिया लुक कर रहा है किस चीज़ की तरफ, मार्केट करने की तरफ मिलेट को, एक ग्लोबल पनीशिया के तौर पे, एक अंतरराष्ट्रीय रामबाण या इलाज के तौर पे। आगे बात समझ में, इनकम्स बढ़ गई हैं, टिकाऊ एग्रीकल्चर हमें चाहिए और इंडिया के पास मौका है, मिलेट्स हम खूब उगाते हैं, इसको मार्केट करके हम बता रहे हैं दुनिया को कि मिलेट्स खाओ, मिलेट्स उगाओ, है ना, और हमसे मिलेट्स खरीदो। इंडिया की वो है इज लुकिंग। पैनेशिया का मतलब आप जानते हैं, अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेस, एक ऐसी दवा जिसका जो सब डिसीजेस का इलाज कर दे, है ना। पैनेशिया के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, आज मैंने लिखे नहीं हैं, जिन लोगों को याद हो डालना कमेंट्स में, नहीं तो अपने नोट्स निकाल लो, लिख देता हूँ मैं यहाँ, चलो। पैनेशिया, ठीक है, एलिक्सिर, क्योरॉल, ठीक है, ये 3 सिनोनिम्स हैं किसके, पैनेशिया के। अच्छा एक मैं एक और सिनोनिम लिख रहा हूँ, नॉस्ट्रम। ये पैनेशिया का सिनोनिम तो है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। जिन लोगों को आता है कमेंट्स में डालो, 3 दिन पहले ही करवाया नॉस्ट्रम का क्या मीनिंग होता है ना, नॉस्ट्रम डालना कमेंट्स में, नहीं आता तो डिक्शनरी में चेक करो या कमेंट्स में पढ़ लेना, नॉस्ट्रम कौन सा पैनेशिया होता है, किस टाइप का पैनेशिया होता है। बढ़े आगे, चलिए। कह रहा है हाउ एवर competing with the global rice wheat maize troika, which according to the Food and Agriculture Organization constitutes 89% of global cereals production, means that millet production must be many times more remunerative than now. कह रहा है हालांकि दिक्कत ये है इंडिया के इस ड्रीम में, इंडिया के इस ऑब्जेक्टिव में, कि कंपीट करना है ना अगर इस तिकड़ी के साथ में, ट्रोइका मतलब तिकड़ी, 3 चीज़ों का ग्रुप। ये तिकड़ी किसकी है, राइस, व्हीट और मेज की। राइस मतलब जो है चावल, व्हीट का मतलब है अनाज यानी गेहूँ, और मेज का मतलब है मक्का। कह रहे जी इनकी तिकड़ी से अगर कंपीट करना है, और ये वही तिकड़ी है विच जो कि हिसाब से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्स्टिट्यूट करती है, बनाती है 89% ग्लोबल सीरियल्स प्रोडक्शन को, दुनिया भर में अनाज की पैदावार को। कह रहे अगर इससे कंपीट करना है ना, तो इट मीन्स, इसका ये मीनिंग है दैट वो ये कि मिलेट की पैदावार को मस्ट भी होना होगा कई गुना, मैनी टाइम्स मोर, कई गुना ज़्यादा। और क्या होना होगा, रेम्यूनरेटिव बजाय आज के। रेम्यूनरेटिव मतलब रिवॉर्डफुल। तो या तो मिलेट्स के दाम 3 गुना बढ़े, फार्मर को 3 गुना पैसे मिले, 5 गुना पैसे मिले, या फिर मिलेट्स की पैदावार बढ़ जाए, कैसे भी करके उसी खेत में 3 या 4 गुना मिलेट्स जो है किसान उगाने लगे। तो दोनों में से एक काम होना होगा, तभी आप इस तिकड़ी से लड़ पाओगे जो 89% पैदावार को रिप्रेजेंट करती है दुनिया में। मक्का जो है ना, मेज़, ये मिलेट्स का पार्ट नहीं है। मक्का जो है एक अनाज है ना, मिलेट्स नहीं है। चलिए, कंपीटिंग की वर्ब है मीन्स, कंपीटिंग मीन्स दैट दिस थिंग, है ना, कंपीटिंग मीन्स। विच की वर्ब है कॉन्स्टिट्यूट्स, विच आया ट्रोइका के लिए, ट्रोइका का मतलब होता है तिकड़ी। और कुछ देखने वाला है इसमें नहीं है ना। ये मेज वर्ड देख लेना, ये एसएससी में पूछा है 6 तारीख वाली या 5 तारीख वाली शिफ्ट में, सीजीएल मेंस में। अगर आई लग जाएगा बीच में तो मेज मतलब मक्का, अगर आई को निकाल दूं तो मेज का मतलब है भूल भुलैया। समझ पा रहे हो ना, अगर आई को निकाल दूं तो मेज बच गया ना, तो उसका मतलब है भूल भुलैया। अगर आई लग गया तो इसका मतलब है मक्का। तो ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, मेज, दोनों को मेज बोला जाता है। चलिए, कह रहे जी हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ ज्वार एंड बाजरा एग्जिस्ट and that yields have not dramatically risen in decades. Despite this means that it would be unrealistic to expect quantum jumps in yield from the technological tweaks alone. कह रहे जी हाइब्रिड वैरायटी जो है, और किसकी भाई, सोरगम और जो है पर्ल मिलेट की। पर्ल मिलेट मतलब बाजरा, सोरगम मतलब ज्वार। कह रहे जो हाइब्रिड वैरायटी है इन दोनों अनाजों की, ये एग्जिस्ट करती हैं, हमने बना ली हैं। कह रहे जी और दैट, ये बात की दैट कि जो यील्ड्स हैं, जो पैदावार हैं, वो ड्रामेटिकली राइज नहीं हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं बजाय हाइब्रिड आने के बावजूद। और कह रहे कई डेकेड्स में, कई दशकों में, कह रहे बावजूद इस चीज़ के, ये बात की दैट मीन्स, ये मीन करता है, इसका ये मीनिंग निकलता है दैट वो ये कि ये बड़ा अनरियलिस्टिक होगा, ये बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल होगा कि हम एक्सपेक्ट करें बड़े बड़े जम्प्स में, बड़े बड़े उछाल में
यील्ड के अंदर, पैदावार के अंदर, और किसके सहारे? टेक्नोलॉजिकल ट्वीक्स के सहारे, अकेले अकेले। ट्वीक्स का मतलब होता है चेंजेस। समझ पाए सेंटेंस को? स्ट्रक्चर थोड़ी अजीब है इसकी। हाइब्रिड वैरायटीज़ हमारे पास हैं, और ये बात की कि इनकी यील्ड्स आज तक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है हाइब्रिड वैरायटी होने के बावजूद। कह रहा है ये बात यही मीन करती है कि ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल होगा, कि हम ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि बहुत बड़ा उछाल आने वाला है मोटे अनाज की पैदावार में, खाली टेक्नोलॉजी में बदलाव को यूज़ करके, फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल ट्वीक्स अलोन। ट्वीक का मतलब होता है चेंज या बदलाव। समझे? ये सेंटेंस है। हाइब्रिड वैरायटीज़ की वर्ब एग्जिस्ट, दैट की वर्ब है मीन्स। दैट का मतलब है ये बात की, है ना, दैट मीन्स। और वो बात क्या है? यील्ड्स की वर्ब है हैव नॉट रीजन। यील्ड्स जो हैं अभी तक नहीं बढ़ी हैं। यील्ड्स का मतलब है पैदावार। इट की वर्ब है वुड बी, अनरियलिस्टिक आप जानते हैं। क्वांटम जंप्स मतलब बड़े बड़े जंप, है ना, बहुत बड़े स्केल के उछाल। ट्वीक का मतलब है चेंज। करेक्ट डाइटरी शिफ्ट्स आर स्लो प्रोसेसेस एंड प्रमोटिंग सर्टेन ग्रेन्स एज सुपीरियर और इन्फीरियर इज सेल्फ डिफीटिंग। करेक्ट डाइट में चेंज बहुत धीमे धीमे होते हैं, स्लो प्रोसेसेस हैं, और प्रमोट करना किसी खास अनाज को बेहतर या बदतर के तौर पे, सुपीरियर या इन्फीरियर के तौर पे, ये सेल्फ डिफीटिंग है। ये अपने आप में पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला काम है। अच्छा क्यों? कह रहा जी एज इट इग्नोर्स द इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रमोट साइकिल्स ऑफ हाइप। क्योंकि ये जो ना काम है किसी अनाज को प्रमोट करने का, ये काम पूरे तरीके से इग्नोर कर देता है इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन को। इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन समझते हैं ना? कौन सी चीज़ कितने खर्चे पे प्रोड्यूस होगी, उसकी क्या इकोनॉमिक्स होगी। तो मिलेट्स को प्रोड्यूस करना पानी कम चाहिए, लेकिन पैदावार भी कम होगी। तो इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन को ये चीज़ जो है ना अपने आप से इग्नोर कर देती है, और प्रमोट करती है साइकिल्स ऑफ हाइप को। हाइप यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए, समझ गए ना, उत्साह, और साइकिल मतलब एक चक्र। तो उत्साह का ये चक्कर पैदा कर देती है, हाइप का चक्कर पैदा कर देती है। कह रहा जी एज इन इज कैश क्रॉप्स, जैसा कि हमने कैश क्रॉप्स में भी देखा है। समझ गए? कह रहे बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट मत करो, किसान बहुत ज़्यादा उत्साही हो जाएंगे, बाद में जाके उनको पता लगेगा 10 साल 5 साल बाद कि मिलेट्स उगा करके तो उनको नुकसान ही हुआ है, क्योंकि मिलेट्स की पैदावार कम होती है। शिफ्ट की वर्ब है आर, प्रमोटिंग की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इग्नोर्स, और दूसरी वर्ब है प्रमोट्स। इट इग्नोर्स एंड इट प्रमोट्स। साइकिल ऑफ हाइप का मतलब है हाइप का एक बहुत बड़ा, समझ गए ना, साइकिल सा, है ना। हर तरफ किसी चीज़ का नाम हो जाए, शोरगुल हो जाए, सब लोग उसी को उगा रहे हों, तो वो साइकिल ऑफ हाइप हो जाएगा। कह रहे जी दिस कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर मार्जिनल फार्मर्स, और कह रहे ये चीज़ कॉन्सिक्वेंसेज रख सकती है छोटे किसानों के लिए, मार्जिनल फार्मर्स के लिए। दिस की वर्ब है कैन हैव। कह रहे लेटिंग ऑल ग्रेन्स ग्रो एंड हेल्पिंग अ वाइडर बेस ऑफ कंज्यूमर एक्सेस द सीरियल दे वांट इज अ मोर सस्टेनेबल एंटरप्राइज। कह रहे जी परमिट करना, अलाउ करना, लेट करना कि सारे ही ग्रेन्स ग्रो करें, और हेल्प करना एक बहुत ही बड़े बेस को कंज्यूमर्स के, कि वो एक्सेस करें, वो अपनी पहुंच रखें सीरियल तक, उस अनाज तक जिसको वो चाहते हैं, जिसको खाने की उनकी इच्छा है। कह रहे यही दोनों काम जो है ना, ये ज़्यादा सस्टेनेबल एंटरप्राइज है, ये ज़्यादा टिकाऊ एक्सरसाइज है। आगे बात समझ में? सारे ग्रेन्स को ग्रो करवाओ, मिलेट्स को क्यों, सबको ग्रो करवाओ, और आदमी को इन्फॉर्म करो, समझाओ उसको कौन सा उसके लिए अच्छा है, फिर वो खुद से चूज करे कि वो क्या खाएगा। कह रहे यही काम जो है ना सबसे अच्छा होगा। अपने आप किसी भी चीज़ का ग्रोथ जो है ऑर्गेनिक तरीके से ऐसे ही करवाया जाता है, ना कि किसी अनाज को अच्छा है बुरा बता करके उसको रातों रात ग्रो करवाने की कोशिश करो। आया सेंटेंस समझ में? लेटिंग और हेल्पिंग की वर्ब है इज, दे की वर्ब है वांट। एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई उद्यम, कोई अटेम्प्ट या किसी चीज़ का एक्सरसाइज, है ना, कोई जो प्रयास करते हो ना, उसको एंटरप्राइज बोलते हैं। लेट के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो लेट ऑल ग्रेन्स ग्रो लिखा है, ना कि टू ग्रो। चलिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल था आज का। जल्दी से अपने क्विज पे आ जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट में पूछा है जी इन चारों में से कौन सी चीज़ मिलेट का पार्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से खुद ही आप समझदार हो, है ना, निकाल लोगे इन चारों में से। किसी चीज़ का मीनिंग ना निकले, ना समझ आए, तो उसको डिक्शनरी में या गूगल में डाल के देख लेना। सेकंड देखो, जैसा कि रेफरेंस किया गया है, इस पैसेज में इशारा किया गया है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कुछ ग्रेन्स के प्रमोशन को सुपीरियर जो है, एज सुपीरियर जो प्रमोशन है उसको रिस्की बनाती है। कौन सी ऐसी चीज़ है किसी ग्रेन को सुपीरियर बनाने में जो रिस्क पैदा करती है। तो कौन सी चीज़ है भाई बताओ? लोग चेंज कर देंगे अपनी डाइट को और अपनी हेल्थ को इम्पैक्ट कर देंगे, ये रिस्क है। या ऐसे जो हरकतें होती हैं वो यील्ड और प्रोडक्शन कर्व को जो है प्रोमोटेड सीरियल के इग्नोर कर देती हैं, फेल टू कंसीडर करना, मतलब कंसीडर करने में फेल होती हैं। या फिर कोई सुपीरियर और इन्फीरियर सीरियल होता ही नहीं साइंस के हिसाब से, और या फिर इसकी वजह से बहुत सारा ग्राउंड वाटर और पेस्टिसाइड्स का एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, वांटन एक्सप्लॉइटेशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन गहरा है, थोड़ा सोचोगे विचारोगे तभी आंसर निकलेगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लो।
थर्ड में ऐसे पूछिए जी, बाबा आदम के ज़माने की कोई चीज़ जो बड़ी रिजिड हो, बदलने के लिए तैयार ना हो, तो उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ करेंगे? ये वन वर्ड आया था बीच में ना, देखना वही वन वर्ड यूज़ करना है। लास्ट में लिखा होता है उसके फाइड, FIED, है ना, फाइट। चौथा ईडियम है जी, ईडियम है टू हैव अ मोमेंट इन द सन। इस ईडियम का मीनिंग पूछा आपसे, मेरे ख्याल से निकाल लोगे सब लोग। 5 से 6 में तो एरर्स मिलेंगी, एरर्स मिलेंगी आपको फर्स्ट तो इस पार्ट में, और सेकंड मिलेगी आपको इस पार्ट में। अब ढूंढ लो, हिंट्स आपको मैंने दे दिए। सातवें में सिनोनिम पूछा है कॉर्नरस्टोन का, क्या मतलब होता है और क्या जो है इसका सिनोनिम होगा, निकाल लो। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।